हमारा पेज 155 श्रद्धा कल पूरा हो गया था। विज्ञान चतुष्टय, पहले समता, फिर बाद में आपका शक्ति, फिर विज्ञान। ज्ञानम दैवी विचार, त्रिकाल दृष्टि, अष्ट सिद्धि, समाधि। विज्ञान चतुष्टय में ये चार चीजें हो गई, ज्ञानम, त्रिकाल दृष्टि, अष्ट सिद्धि, समाधि। मानसिक क्रिया में चार भाग होते हैं। सबसे पहले वस्तु का बोध और अन्य वस्तुओं के साथ तुलना और भेद। आपने कोई वस्तु देखी, परसीव की, दूसरी वस्तुओं के साथ उसकी तुलना और उनके अंदर क्या भेद है, अंतर क्या है। यदि ये अंतर हमको पता नहीं चले तो कोई भी चीज का हमको कैसे पता कि ये वाली चीज अलग है। कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, एक से दूसरे के बीच में जब तक पहले तो उसका बोध हो और फिर बाद में अन्य के साथ उसकी तुलना और भेद, फिर उन वस्तुओं के विषय में तर्क करना कि इसके अंदर इस तरीके के पंख हैं, अगर पक्षी है तो इसके पंख बड़े हैं, छोटे हैं, सफेद हैं, ये है, वो है। वो सारी डिटेल मन से आप सोचिए न सोचिए, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होती हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई इतना आप थोड़ी करते हैं, इंद्रियां ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है, यहाँ ब्रेक लगाना है, इतनी तेज स्पीड करनी है, ऐसे चलना है। तो उन सब के विषय में वो स्वयं ये मानसिक क्रिया चलती रहती है। आप एक्टिवली करें नहीं करें, ये अपने आप भी कई चीजों के अंदर चलती रहती है। तो बोध हो गया वस्तु का, अन्य वस्तुओं के साथ उसकी तुलना और भेद हो गया। फिर जो वस्तुएं आपने ग्रहण करी परसेप्शन से, उसके विषय में तर्क। उसके बाद निर्णय करना कि तर्क सही है या नहीं है। आपने तर्क तो कर लिया, पर ये तर्क ठीक है या नहीं है। और निर्णय में स्मृति और कल्पना सहायता पहुंचाते हैं। आपने जो निर्णय लिया उसके अंदर स्मृति, आपने याद किया, अरे नहीं नहीं नहीं, पिछली बार तो ऐसा हुआ था, तो इसका मतलब फिर बाद में ये निर्णय किया, इसके अंदर ठीक नहीं है। मेरे को इस समय बीज मैंने लगाने का निर्णय किया, पर स्मृति के अंदर आया पिछली बार मैंने इसी समय लगाया था। बाद में जाके फिर से ये मौसम में कुछ परिवर्तन आता है या ऐसी दिक्कत होती है, पिछली बार ये काम किया था, ये बेटर हुआ था। तो आपकी जो स्मृति है, आपने दूर से कोई आते व्यक्ति को देखा, पूरा आपको अभी बोध हुआ नहीं, स्मृति ने बीच के अंदर आपको ये बता दिया, ये वो है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज याद आ जाती है। तो निर्णय आप जो करते हैं उसके अंदर स्मृति किस तरीके से, व्यक्ति के विषय में आपकी स्मृति कोई है, इसके साथ व्यवहार करते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता। स्मृति के अंदर एक चीज आपकी पहले की, इसलिए वो कह रहे हैं दूध का जला छाछ को भी जो है फूक फूक के पीता है। स्मृति आ गई उसके अंदर, वैसी कोई भी चीज है बार बार भी आती है, तो आपके पीछे वाली आंखें ये कहती है कि इसमें नहीं, निर्णय के अंदर ये वाली चीज, पीने का निर्णय तो कर रहे हो, पहले अंगुली लगा के देखो इसमें टेम्परेचर ठीक है या नहीं है। और कल्पना, इसके अंदर कल्पना, आप कल्पना शक्ति सहायता पहुंचाते हैं। निर्णय सत्य का प्रत्यक्ष बोध है। आप जो निर्णय कर रहे हैं, हमारा कोई भी निर्णय अगर हम ध्यान से देखें, वो सत्य का प्रत्यक्ष बोध है। हम जाने या नहीं जाने, हमारी चेतना में वो सत्य का है या नहीं है, क्योंकि हम किन्हीं सर्टेन आधारों के ऊपर कहते हैं ये निर्णय करेंगे, दूसरे दूसरे आधारों के ऊपर दूसरा निर्णय करते हैं। निर्णय होता है कहीं और से, जिसे तर्क और अन्य सहायक तत्वों का सहारा प्राप्त हो भी सकता है और न भी हो। मतलब आपके और जो दूसरे सहायक तत्व हैं, तर्क हो गया, फिर आपके इसके अंदर कल्पना हो गई, इसमें स्मृति हो गई, भेद हो गया, तुलना हो गई, ये सारे कंपेयर हैं, कॉन्ट्रास्ट है, ये सारी इसमें हो सकती हैं। निर्णय का आधार जो है, आप कह सकते हैं मेरा व्यक्तिगत अहम है, या मैं कोई परोपकार के लिए कर रहा हूं, या जो भी, जिन भी मायनों के अंदर आप इसको जिन भी आधारों के ऊपर डालते हैं,
पर कुल मिला के ये सत्य का प्रत्यक्ष बोध है। कल्पना अपने आप के समक्ष उन चीजों या सत्यों को प्रस्तुत करने की शक्ति है जो तर्क बुद्धि द्वारा वास्तव में देखी या सिद्ध नहीं की गई है। यह वास्तविक अनुभव से अलग संभावनाओं को देखने की शक्ति है। कल्पना का क्या अर्थ हुआ? अब ये कितनी सुंदर परिभाषा है। उन चीजों या सत्यों को अपने आप के समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति। वो चीजें अपने आप के सामने, चीजों या सत्यों को आप प्रस्तुत करने की आप में ये शक्ति है जो तर्क बुद्धि द्वारा वास्तव में देखी या सिद्ध नहीं की गई हैं। ऊपर हमने बात करी कि चार चीजें हैं, इसके अंदर तर्क बुद्धि द्वारा तो अभी देखी या सिद्ध नहीं की गई है, नहीं तो कल्पना का मतलब क्या है? यह वास्तविक अनुभव से अलग संभावनाओं को देखने की शक्ति है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। पर ये जो कल्पना है, ये हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है। मतलब ये एक्चुअल में हमारी कल्पना से परे है। आप ये देखिए कि कल्पना के ऊपर कोई प्रतिबंध थोड़ी है, पर भारतीय की कल्पना हमारे साहित्य के अंदर, हमारी कला के अंदर, हमारे संगीत के अंदर, इन सारों के अंदर जिस पराकाष्ठा के ऊपर चली गई, और किसी का कोई कल्पना शक्ति को क्या रोका हुआ था? भाई बाहरी साधनों संसाधनों बाहरी चीजों के ऊपर तो कोई रोक हो सकती है, उसके ऊपर अंकुश हो सकता है, उसमें मर्यादा हो सकती है। और कल्पना, वो तो ऐसी चीज है, आपको बाहरी तरीके से तो बंदी बनाया जा सकता है, कल्पना को कैसे रोका जा सकता है? फिर भी इस संस्कृति के अंदर कल्पना जिस पराकाष्ठा के ऊपर गई है, श्री अरविंद विवेचन करते हैं कि उनकी कवित्व शक्ति तो कुछ लोगों के अंदर गजब हो सकती है, पर कवित्व शक्ति तो अपने आप के अंदर, मान लीजिए जैसे आपकी कार है, बहुत अच्छी कार है, उसमें बैठ के कौन जा रहा है? तो जो विषय वस्तु है उनकी, वो तो बड़ी कमजोर तरीके की है। शेक्सपियर की बात करो तो उनकी सारी जो कवित्व शक्ति है, दुखांत चीजें जिनका अंत दुख के अंदर होता है, भारतीय संस्कृति के अंदर कवित्व शक्ति वैसी हो या उससे कमजोर भी हो, तो भी वो किन मतलब पराकाष्ठाओं के ऊपर, किन हाइट्स के ऊपर लेके चले जाते हैं। अब कल्पना क्या है, क्योंकि इनको अपने को एक एक को समझना चाहिए कि ये एक एक शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है। हमने कल्पना के विषय में कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि भाई कल्पना, हाँ ठीक है, अगर हमको ये कहा जाए कि भाई कल्पना, कोई देवदूत की कल्पना करो तो आप ह्यूमन फिगर की कल्पना करते हैं, उसके पीछे कोई पंख लगा देते हैं। मतलब जो चीजें आपने देखी हैं उन्हीं को ही जोड़ जोड़ के आप कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ये कह दिया जाए कोई ऐसी कल्पना करो जो अभी तक आपने न देखी हो न सुनी हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ऐसी चीज की कल्पना करना। तो कोई मूल चीज की संकल्पना करना, उसको कंसीव करना, इमेजिन करना, ये हम देखेंगे कि ये लगभग असंभव सी चीज है। अपने आप में कल्पना इतनी जबरदस्त शक्ति है कि जो अनुभवी अनअभिव्यक्त जो चीज है, अनमैनिफेस्ट जो चीज है, उसको मैनिफेस्टेशन में ले आती है। डिवाइन के इतने एट्रीब्यूट्स हैं, कल्पना शक्ति उनको मैनिफेस्टेशन की संभावनाओं में ले आती है। और हम सोचे हम कल्पना, आप बैठ के कल्पना करने की कोशिश करो भाई, इससे तो हमको किसी ने रोका नहीं। पर हम पाएंगे कि हमारी कल्पना की उड़ान बड़ी छोटी है। हम ऐसी कोई चीज की कल्पना नहीं कर पाते जो हमने कभी सोची समझी, या उन्हीं के कॉम्बिनेशंस को जोड़ तोड़ के हम कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति। भाई जैसे ये कल्पना करते हैं साइंस फिक्शन के अंदर, उन्हीं चीजों का आपका ह्यूमन ईगो है, वो परिवर्तित होके अगर भगवान बन जाए तो वो ऐसे ही करेगा जैसे मनुष्य का सुपर ईगो हो गया हो। वो परमात्मा के एट्रीब्यूट की कल्पना नहीं कर पाता। या मनुष्य के अंदर ये वाली चीजें आ जाएंगी तो उसी तरीके से जो आज हम नहीं कर पा रहे उन्हीं को परिवर्धित करके, और नई नूतन कोई कल्पना नहीं है। ये कल्पनाएं तो हमको अपने साहित्य में मिलती हैं। श्री अरविंद की जो कल्पना शक्ति है, जो वो लेके गए हैं पराकाष्ठा, सोचने समझने से परे है। लिखने के बावजूद हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते कि ये कह क्या रहे हैं।
इसलिए वो ऐसी अनमैनिफेस्ट जो जगत है उसमें से नई चीजें उतार लाए। कल्पना शक्ति अपने आप में बड़ी क्रिएटिव है। तो इसलिए हम इससे आगे चलने से पहले ये कल्पना वास्तव में क्या है, अगर आज का दिन लग जाता है या कल का लग जाता है, पर एक-एक ये जो चीज़ है ना, स्मृति है, तो जितना हम इसको समझ सकेंगे, जैसे हमने शुरू में योगिक साधन के अंदर एक-एक शब्द को खोला था, तो हम समझ जाएँ कि कल्पना कितनी गंभीर चीज़ है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपसे स्क्रीन अभी शेयर कर देता हूँ, आपके पास पुस्तक है भी, कुछ के पास तो ये दिव्य पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, जो अपना डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है, उसका हिंदी अनुवाद आपके पास है और स्क्रीन में आपसे शेयर कर देता हूँ। ये है कल्पना शक्ति। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन मिल रही होगी। शब्या जी आपको दिख रहा है? हाँ जी, रविकांत जी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्क्रीन दिख रही है। हाँ, किताब में पेज नंबर क्या है भैया? हाँ, किताब में पेज नंबर है 170। हाँ दिख रही है। ठीक। कल्पना शक्ति, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं ना, ये हम सबके साथ है और ये हम सबकी फैकल्टी है। इसमें कोई आध्यात्मिकता, बिना आध्यात्मिकता इसका कोई ये नहीं है। ये तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव पावर है। अगर ये पावर न हो तो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है वास्तव में। आप में यदि कल्पना नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हैं, तो मनुष्य जो है वो वास्तव में मनुष्य नहीं है। कल्पना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य यंत्र है, साधन है ये। इसे 3 क्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है। 3 इसकी क्रियाएं हैं, उसमें आप इसको वर्गीकृत कर सकते हो, बांट सकते हो। मानसिक चित्रों का निर्माण, आप विजुअलाइज करते हैं, मानसिक चित्रण करते हैं। आपको मैं कोई स्थिति बताऊं, आप धीरे धीरे उसका चित्रण ऑटोमेटिकली, मतलब आप ये कहें परमात्मा निराकार है तो भी मन उसका चित्रण करने की कोशिश करता है कि निराकार मतलब ये चीजें उसमें नहीं होंगी, तो उसने एक रिक्तता का चित्रण कर लिया। आप इस चित्रण से परे नहीं जा सकते क्योंकि माइंड इसके बिना समझ नहीं सकता। माइंड के समझने के लिए उसको इन मायनों में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है। मानसिक चित्रों का निर्माण विचारों, धारणाओं और प्रतिरूपों के या पहले से विद्यमान विचारों और चित्रों के नए मिश्रणों, संयोजनों के निर्माण की शक्ति। विचारों, धारणाओं और प्रतिरूपों के, या फिर पहले से विद्यमान विचार हैं कोई, साहस का विचार है तो साहस के अंदर भी आपने कुछ एक्टिविटीज को डाल दिया। अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट चीज है साहस, या कहें आप प्रेम, या फिर प्रगति। अब प्रगति तो अपने आप में कोई फिजिकल एज सच नहीं है, पर फिर भी मन उसका चित्रण, प्रगति मतलब ये कि पहले एक अवस्था में उससे आगे जाना। तो पहले तो आपने विजुअलाइज किया, मानसिक चित्रों का निर्माण किया, विचारों, धारणाओं और प्रतिरूपों के या पहले से विद्यमान विचारों और चित्रों के नए मिश्रण। जैसे मैंने आपको कहा देवदूत आपको बनाना हो, तो आप कोई भी ह्यूमन फिगर लेते हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, आप कहते हैं ये देवदूत हो गया। संयोजनों के निर्माण की शक्ति, वस्तुओं में निहित आत्मा, सौंदर्य, मोहकता, महत्ता, गुप्त सांकेतिकता का बोध या उसकी सराहना। इस फूल के अंदर ये ब्यूटी है, कलाकार कौन सी चीज निकाल के लेके आता है जगत के अंदर से। अब फूल को हू बहू उसको बनाना हो तो वो काम तो एक समय तो हो सकता है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जब जब कैमरा आ गया हमारे पास, तो हू बहू उसका मैं चित्रण कर दूं, ये तो कलाकार क्यों इतनी मेहनत करेगा कि मैं हू बहू कोई चेहरा बना दूं, हू बहू कोई चीज बना दूं।
कलाकार क्यों करेगा? उसके अंदर से वो भाव, आपकी आँखों के अंदर वो करुणा, आपके साइकोलॉजिकल कोई ऐसा मोमेंट है और उसके अंदर वो उसको पोइग्नेंटली बड़ा तीव्र रूप से सामने लेके आ जाता है, आपके कोई क्रोध का भाव है या कोई ऐसा एक क्षण आ गया, आत्मा का कोई क्षण आ गया। पहली बात तो उसको देखने के लिए आँखें चाहिए। तो वस्तुओं के पीछे जो चीज़ है, वस्तुओं में निहित आत्मा, उसके अंदर की जो चीज़ है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो एसेंस है, क्या है इस व्यक्ति के अंदर? 2 व्यक्तियों के अंदर क्या विशेष है? शरीर के आधार पे थोड़ी आप करते हो। कौन-सी चीज़ है जो उसके अंदर से निकाल के लेके आती है कि उसकी मोहकता, कौन-सी चीज़ इसको ऐसा मोहक बना देती है? बाहरी प्रकृति के अंदर तो बड़ा ये अभी इतना परिष्कृत नहीं है और दूसरा बड़ा संभ्रांत है, परिष्कृत है, तो भी आपका चित्त इतना आकर्षित नहीं करता। और ये व्यक्ति जो है, बाहरी तौर तरीके तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है उसके पसंद हों, पर उसके व्यक्तित्व की जो मोहकता है, आप कहते हैं, "अरे वाह!" और जितना ही आप बाहरी व्यक्तित्व से सम्मोहित हो जाते हैं, इसका मतलब जैसे हम सम्मोहित हो गए साहब कि ये तो कोई फ़िल्म स्टार है या ये वाला ये है, अगर उसी से हम आकृष्ट हैं, तो हमारा कल्टीवेशन रुका हुआ है। भगवान कृष्ण उसको कुब्जा को देख के कहते हैं, "हे सुंदरी।" कुब्जा कहती है, "ये महाराज मेरा क्यों मज़ाक उड़ा रहे हो आप? क्या है मोहकता उसमें?" तो भगवान इसीलिए भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण कर लेते हैं और आप में अगर ये संवेदनशीलता है, तो आप भी अलग तरीके से व्यवहार करेंगे जगत के अंदर। उसके बाहरी रूप के ऊपर आकृष्ट होंगे नहीं होंगे बारी बात है। आप उसके गुण से आकृष्ट होंगे, अरे ये चीज़। सोचिए जीवन की वैल्यूज़ कितनी बदल जाएँगी। तो वस्तुओं में निहित आत्मा, सौंदर्य, उसमें निहित जो सौंदर्य है उसके ऊपर नहीं, इसके अंदर क्या सौंदर्य है, इस बात में क्या सुंदरता है, अरे वाह! इस एक्ट में क्या सुंदरता है, इसने जो कार्य किया इसमें कितनी ज़बरदस्त सुंदरता है, मोहकता, महत्ता, कि ये तो बड़ी महत्ता है, ग्रेटनेस, ये कर नहीं सकते आप ऐसा काम। क्या ग्रेटनेस है ऐसी जो सैक्रिफाइस इसने किया है, ये सामान्य सैक्रिफाइस नहीं है। एक व्यक्ति ने अरबों-खरबों रुपए अपने दान कर दिए, एक ने जो है उसके पास उसकी लास्ट आजीविका या उसकी जो जो खुद की रोटी थी, वो दे दिया। कह रहे भगवान उसके ज़्यादा भाव के वशीभूत हो गए। अब दूसरा कहे यार ये क्या बात हुई? तो महत्ता, कौन सी चीज़ की क्या महत्ता है? गुप्त सांकेतिकता, इसका क्या गुप्त संकेत है? इस चीज़ का बोध या उसकी सराहना, एप्रिसिएशन, जगत को व्याप्त करने वाले भाव और आध्यात्मिक जीवन का बोध। अब आप ये देखिए कि ये तो कल्पना की कहाँ से कहाँ उड़ान चली गई है और ये हम सब के पास है। लेटेंट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एक्टिव है। कल्पना हम अगर कहें, कल्पना शक्ति, तो किसी ने पंख थोड़ी काट रखे हैं हमारे। पर आप ये पाएँगे कि आपकी कल्पना शक्ति भी उतनी ही उड़ान भर सकती है जितना आपका कल्टीवेशन है। इसलिए श्री अरविंद की कल्पना शक्ति जहाँ पहुँच सकती है, हम तो अभिव्यक्त करने के बाद भी वो जब बता भी देते हैं, शब्दों के अंदर उसको एक्सप्रेस भी कर देते हैं, तो भी उसको ग्रहण कर पाएँ, ये हमारे लिए लगभग असंभव सी बात है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? अब इन्होंने कल्पना शक्ति की बात करी, तो इसकी इमेजेस भी हम तैयार करें, तो भी हमारे लिए इनफ पॉसिबल नहीं है ये। कि कौन-सी चीज़ की मोहकता क्या है? व्यक्ति के रूप की मोहकता एक है, उसके आंतरिक जो कैरेक्टर की मोहकता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है और आप उसको पहचान नहीं सकती यदि आप स्वयं उतनी डेप्थ में नहीं रह रहे हैं। किसी मूर्ति के पीछे जो प्रेज़ेंस है, उसको महसूस करने के लिए आप स्वयं उतनी गहराई में बरत रहे हों, तो मैं उसकी प्रेज़ेंस को महसूस कर सकता हूँ, नहीं तो क्या महसूस करूँगा? तो ये बड़ी गहरी बात है। यह हर प्रकार से उन क्षमताओं की शिक्षा के समान ही महत्वपूर्ण है, जो बाह्य वस्तुओं का अवलोकन, निरीक्षण कर और तुलना करती हैं। जैसे आपको हाथों की शिक्षा दी जाती है, ब्रेन के अंदर की ये कई चीज़ों की आपको साइंस है, मैथ्स है, वैसे ही और जितनी भी क्षमताएँ हैं, उनकी शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट आपकी ये फैकल्टीज़ की शिक्षा कर ही नहीं रहे। आपकी कल्पना तो भर दे रहे हैं ऐसी कुत्सित चीज़ों से, ऐसी भद्दी चीज़ों से
कि भाई जीवन के अंदर अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए माँ कहती है कि बचपन को सराउंड करो ऐसी सुंदर चीजों से, बच्चे के जीवन को। और बच्चे को हैंडल कौन कर रहा है अभी इस समय? माँ बाप जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद से ग्रसित हैं। और विद्यालय के अंदर जाओ, वो तो भारी रूप से एकदम, मतलब सारा वातावरण विष विष से भरा हुआ है। अब उनकी बच्चे की जो एक्चुअल जो उसकी चीज है, बच्चे के अंदर ये जो संभावनाएं हैं, इसके तो पंख हम तुरंत कतर देते हैं। अब बताओ, शिक्षा कभी हो सकती है क्या? अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, तो हम चाहे कैसी भी अच्छी स्कूल में, जिसको हम सो कॉल्ड अच्छी कहते हैं, अच्छी का अर्थ है कि वो कितनी जल्दी इसके पर कुतरता है, और बाहर से उसका आकर्षण, हमारी बाहरी बीइंग को कितना आकर्षण है उसका, उसके आधार के ऊपर, हाँ ये बड़ा अच्छा है। पर आप ये सोचिए कि ये करके आप कितनी बड़ी प्रताड़ना कर रहे हैं बच्चे की आत्मा पे। जो चीज वो लेके आई है, तो ये आइडियल चीज है ये इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये बातें करी जा रही है। दिव्य जीवन आए, उसके अंदर शिक्षा का क्या रोल हो, उसके अंदर मनुष्य की पूरी सत्ता को कैसे लेके जाए। इसलिए इस पुस्तक का नाम है पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव। तो कैसे यह आविर्भाव होगा, उसमें शिक्षा को क्या पार्ट अदा करने वाली है। अब इसके माध्यम से आप देख लो कल्पना शक्ति हमारी क्या है और क्या बन गई है, वास्तव में क्या होना चाहिए। ये तो टेक्निकली बता रहे हैं कि ये तीन चीजों में, क्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है। मन के अंदर अंतर्दर्शन की अपनी ही क्षमता होती है। भाई अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम सुबह अभी तक चर्चा करते आए हैं, कोई फिजिकल चीज की चर्चा नहीं कर रहे। हम क्या चर्चा कर रहे हैं आज, इतने दिन से जो चर्चा करते आ रहे हैं, आज मेरे ख्याल से हमको 4 महीने हो गए करीब ये काम करते हुए। इसके अंदर हम किन चीजों की बातें कर रहे हैं? कि कोई भी फिजिकल चीज की बात ही नहीं कर रहे, और न हम कोई ऐसी चीज जो हमारे कोई यूं टच करने में आती हो, या हम किन चीजों की बातें कर रहे हैं? ऐसी चीजें जो बिल्कुल और रियल हैं, हम उनको महसूस कर पाते हैं। तो मन के अंदर अंतर्दर्शन की अपनी ही क्षमता होती है, विजन बनाने की। हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके विजन्स की कोशिश कर रहे हैं, जितना ही भाई मैं प्रयास कर रहा हूं आपको ये विजुअलाइजेशंस देने की, आप जितना इसको पकड़ पाते हैं, हर व्यक्ति उतना पकड़ पाता है जितना उसका कल्टीवेशन है। इसलिए मेरा प्रयास इतना ज्यादा इसको ऑब्वियस करने की है कि भी किसी माध्यम से तो धीरे धीरे ये क्षमता विकसित हो जाए। नहीं तो हम वहां पढ़ के चले जाते इसको, जो रिकॉर्ड ऑफ योग है उसका वो प्रसंग है, हम पढ़ के चले जाते। पर कल्पना शक्ति क्या है, ये तो हमारी सोच समझ में, कल्पना से ही परे है ये, कि वास्तव में अभी आपको कहे कि कल्पना क्या है, भाई इमेजिन कर लो, कोई भी चीज इमेजिन कर लो, हमको कौन रोकता है इमेजिन करने से? अब इसकी परिभाषा से देख लो, हमको कौन रोकता है? ये तो करते ही नहीं, हम न कर पाते। तो मन के अंदर अंतर्दर्शन की अपनी ही क्षमता होती है, और वह वही दर्शन नहीं होता जैसा इन आंखों से दिखता है। भी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मैं माँ के साथ बैठा हूं, एक अंतर्दर्शन प्राप्त हो गया, एक विजन है। माँ के साथ मैं इस तरीके से व्यवहार कर रहा हूं, माँ मेरे को इतना प्रेम से कर रही है। दूसरे कहते भी कपोल कल्पनाएं हैं ये। पर आप ये देखते हैं कि धीरे धीरे आपने एक विजुअलाइज किया, आपके रोग है, पर्टिकुलर भाग के ऊपर आपने ये कल्पना करी, आप इसको कल्पना कह सकते हैं कि माँ की यहाँ शक्ति आ रही है धीरे 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 धीरे, और मेरे इस अंग के ऊपर वो अपना प्रकाश डाल रही हैं, अपना हीलिंग पावर डाल रही हैं। आप पाएंगे कि वो स्थान रेस्पोंड करता है, धीरे धीरे आपका रोग मिट जाता है। तो अब ये रियल है या अनरियल है, कैसे कहें इसको? आपका फेथ है, इसी तरीके से आप सारी चीजें देखते हो, तो वो रियल है या अनरियल है? परंतु वह एक अंतर्दर्शन होता है, वह रूपों का बोध होता है, परंतु ये कल्पना नहीं है। अब ये अंतर कर रहे हैं इसके अंदर, ये कल्पना नहीं है। आपको अंतर्दर्शन कोई चीज का हो रहा है, वो कल्पना नहीं है। हाँ, पर वो वैसे रूप, जैसे आप सपना देख रहे हैं सपोज,
उसमें कोई प्रोफाउंड चीज, कोई आपको प्रतीकात्मक चीज नजर आ रही है, वो आपको भौतिक चीजों का रूप ले भी सकती है, ऐसे रूप ले सकती है जो आपने भौतिक रूप से कभी देखे ना हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस ले सकती है जो बिल्कुल एथीरियल हों, जो स्वर्गीय तरीके के हों, जो पृथ्वी से बिलोंग ही न करते हों। पर वह एक अंतर्दर्शन है, वह रूपों का बोध है, कल्पना नहीं है, वो रियल है। आप सूक्ष्म जगतों में सपोज आपने प्रवेश कर लिया, वहां आप रूप देख रहे हैं, भाई शिव जी की शादी देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं कि इस तरीके की बारात आई, शिव जी इस तरीके से सजे हुए हैं, ऐसे ऐसे उनके गण हैं, ऐसे मतलब एक एक डिटेल के अंदर कर रहे हैं, तो कल्पना थोड़ी है ये, उनको अंतर्दर्शन हो रहा है। जैसे भागवत जिस व्यक्ति ने लिखी, श्री अरविंद कह रहे हैं ये अभी भी विद्यमान है, और यदि आपके अंदर नेसेसरी सेंसेस हैं, आप में क्षमता है, तो आप उसको हूबहू देख सकते हो। यदि किसी समय वो घटित हुई होगी तो इतिहास से आपको कितना प्रभावित हो सकते हो, पर वो आज भी मौजूद है, और इसीलिए व्यक्ति थोड़ा सा भी उससे जुड़ जाता है, वो हमेशा तो को कितना और उसमें उसमें भीतर ही भीतर प्रवेश करता है, वो बाहर नहीं निकल के आता। किसी समय विशेष के ऊपर उसकी बाहरी प्रकृति हावी हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी उसमें एक ऐसा रस है, उसमें एक ऐसा स्वाद है कि कौन सी चीज है जो हमारे पूरे भारत को और विश्व को इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भागवत का है, आपके रामायण का है, इन सारी चीजों का प्रभाव ऐसी क्या है, अगर कल्पना ही होती तो फिर तो कल्पना तो उनके भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कल्पना में और अंतर्दर्शन में विजन, आपको कोई विजन हुआ, माँ के चारों तरफ आपको एक हरा प्रकाश या नीला प्रकाश या कोई पिंक रंग का प्रकाश आपको नजर आया, आप गए, अभी भी आप सपोज जाते हैं, आपने कल्पना करी, एक चीज है कि आप बालकनी के सामने खड़े हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं यहाँ माँ है और मैं उनकी लिविंग प्रेजेंस के सामने खड़ा हूं, ये एक प्रगाढ़ कल्पना हो सकती है। और आप अनएक्सपेक्टेडली वहां है, अचानक आपको एक ऐसा आभास होता है, अब वो कल्पना तो नहीं हो सकती। अब इन दोनों में अंतर है, वहां आप ये देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चीज, ओहो। आप एस्पिरेशन से भरे हुए हैं, आपको कोई आकृति नजर आती है, अब वो कल्पना तो कैसे हो सकती है, हो सकता है उसके अंदर पुट हो, पर सारी की सारी चीज क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो हम सारे को कह देते हैं भी विचार आ गया होगा, सारे गडमड कर देते हैं कल्पना को, अंतर्दर्शन को, विचार को या एस्पिरेशन को, या आपके कोई धारणा आई, ये सारों को हम मिला जुला के कह, क्योंकि इनको हम अलग कर नहीं पाते। पर अब यहाँ इन्होंने अलग किया, और आप अगर थोड़ा सा इसको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे तो अंतर्दर्शन और कल्पना, आपको विजन हो गया, आप तो उसकी कल्पना कर ही नहीं रहे थे, भाई कैसे एक्सप्लेन करो, आप खुद ही नहीं समझते, कल्पना तो आप भी सोच के बैठे हैं या कोई चीज की कल्पना कर रहे हैं। मेरे को कोई ऐसा विजन हुआ, नींद के अंदर कोई मेरे को ऐसी चीज नजर आई, विशाल क्षेत्र है, उसमें विशाल कोई नदी है इस तरीके की, पास में कोई बड़ा भव्य मंदिर है, मैं उसकी कल्पना नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे सत्य हैं, कोई ऐसे रहस्य हैं, वो आप कितना भी उसको बताने की आप कहें भी ये मैं शब्दों में नहीं ढाल सकता, मैं तो इस विषय में सोच भी नहीं रहा था, ये क्या था। और वो इतना विविड होता है, आपके जीवन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि हो सकता है बाहरी चीज आपके जीवन पे उतना कोई प्रभाव डालती ना हो। आपने कोई ऐसा अंतर्दर्शन देखा, आप किसी को बता तो नहीं पाते, पर यदि जब याद करते हैं उसको, आप इतना खुद गहराई में हो कि यार ये तो चीज कोई विशेष थी, आप उसको परिभाषित नहीं कर पाते। हम सबके साथ ऐसा होता है, और जितना ही आप आंतरिक रूप से जीते हैं, आपके साथ ये फिनोमिना ज्यादा होता है, ये चीजें आपके साथ ज्यादा होती हैं, उसका कल्पना से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये देखो, इन्होंने फर्क कर दिया ना इसके बीच में। उदाहरण के लिए अब ये उदाहरण दे रहे हैं, कल्पना तब होती है जब तुम अपने आगे एक आदर्श सत्ता का चित्रण करना शुरू करते हो, आइडियल बीइंग, साधु, एक ऐसा, पर तुम अपने सभी धारणाओं को प्रयुक्त कर देते हो, और जब तुम अपने आप से कहते हो ऐसा क्यों, इसे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए,
इसका रूप ऐसा होना चाहिए, इसका विचार वैसा, इसका चरित्र ऐसा। जब तुम ब्यौरे की सभी चीजें देखते हो और सत्ता का निर्माण करते हो। अब लेखक तो सारे समय यही करते हैं, क्योंकि जब वे कोई उपन्यास लिखते हैं तो वे कल्पना करते हैं। भाई कोई भी आपने कैरेक्टर का निर्माण किया फिल्मों में कि ये कैरेक्टर इस तरीके का है, पूरा तो कल्पना का ही आधार पे है, एक प्लॉट पूरा। हाँ, वो कल्पना डिपेंड करता है भाई उसको, उसके अंदर आप क्या डेपिक्ट करना चाहते हो, क्या सामने लेके आना चाहते हो आपकी मूवी के अंदर। कि आप कोई गंभीर सत्य सामने लेके आना चाहते हो, कोई जीवन का चित्रण, और उस जीवन के अंदर उस व्यक्ति विशेष की क्या विशेष चीज थी वो सामने लेके, उसका गुण, या खाली कोई मंडेन, कोई कोई चीप चीज जो कि लाना बड़ा मुश्किल है। कोई भी घटिया, कोई निचले स्तर की, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज न हो, या फिर कोई ऐसी जो खाली आपके बाहरी बीइंग को अपील करती हो, तो लोग बड़ा अरे आहा कितनी ये तो। या खाली कोई वायलेंस हो जो आपके जो लोअर प्राण है उसको अपील करती हो। और जो वास्तव में कोई गंभीर चीज हो और उसके अंदर कोई चीज लेके लाई जाए, उसका प्रभाव तो बहुत मतलब लंबे समय तक रह सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो चीजें जीवन से लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो कल्पनाशील सर्जक होते हैं। ये मैंने बता दिया, कुछ आपका आधार जीवन से ले लेते हैं। जीवन से कोई घटना ली, उसने कोई भी एक कोई कोई ऐसी घटना घटी, युद्ध में घट सकती है, किसी व्यक्ति के जीवन में घट सकती है। आप कोई ऐसा मुद्दा, कोई भी मुद्दा, स्त्रियों से संबंधित ले सकते हो, प्रकृति से संबंधित ले सकते हो, जीवन के गहरी जो चीजें हैं। पर देखो वहां तक तो प्रवेश इनका है ही नहीं। जिस तरीके की ये चीजें लेके आते हैं, शिक्षा में क्या होना चाहिए, तो इन्हीं के जो इनको लगता है ये होना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है, यदि वो भगवान बन जाए तो। सपोज ये कल्पना करके उसको सामने रखते हैं तो मूवी उसकी क्या बनती है, वो ही आपका लिमिटेड परिवर्धित ईगो जो है ना, उसको भगवान बन जाए तो वो अपने ही जो आज काम नहीं कर पा रहा, तब वो तसल्ली से कर पाएगा। कहने का मतलब कि आपकी ही छोटी सी ईगो इतना बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके ये कल्पना नहीं है कि भगवान अपने स्वरूप में क्या होंगे। वो कल्पना ये नहीं कर सकते। वो कल्पना, यदि हम कल्पना कहें, जो भगवान श्री राम की, कृष्ण की, या जो इन कैरेक्टर्स की जो कल्पना इन्होंने करी कि दानवीरता के अंदर इस पराकाष्ठा पे कोई जा सकता है, ये प्रकृति की शक्तियों को इस तरीके से मूर्तिमान कर सकते हैं। अग्नि है, अगर वो देवता के रूप में हो भी, पहले तो खैर ये रियलिटीज हैं, ये प्रतीक हैं, ये इमेजिनेशंस नहीं है। और मैं कहूं कि यदि इमेजिनेशंस भी हो तो भी कैसे करो आप ये इमेजिनेशंस। वे एक चरित्र, एक पात्र का निर्माण करते हैं और फिर बाद में उसे अपनी पुस्तक में जगह देते हैं। यह कल्पना करना है। तो मूवीज सारे दिन कर ही रही हैं, नोवेल्स करते ही हैं ये काम। उदाहरण के लिए परिस्थितियों के एक पूरे सम्मिलन, घटनाओं के एक क्रम की कल्पना करना। वही हैरी पॉटर है, ये है, जितनी कितने लोग मतलब इसमें एनग्रोस्ड हो जाते हैं। अरे सोचिए, वो है तो कल्पना ही वो, और कैसी कल्पना है देखिए। वो थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखते हैं या उसके अंदर बड़ा एनग्रोस्ड तरीके से देखते हैं, आप कोई सूक्ष्म चीज में जाने लायक नहीं बचते। आप ये ध्यान दीजिए। फिर ये करके आप ये कहें मैं भगवान का ध्यान करूं, कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट सामान्य न्यूज आप देखो और फिर बाद में सो जाओ, देखिए किस तरीके के माइंड के अंदर आपके चित्र उठते हैं। तो यदि आप अच्छी चीज कोई कल्पना भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी भारी तैयारी की आवश्यकता है। इसे मैं अपने आप को कहानी सुनाना कहती हूँ, माँ कह रही है। परंतु इसे कागज पर उतारा जा सकता है और तब व्यक्ति एक उपन्यासकार बन जाता है। लेखक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सभी कुछ की कल्पना करते हैं, कुछ जीवन से सब प्रकार के अवलोकन इकट्ठे करके जीवन से इकट्ठा कर लिया। कोई एक घटना, कोई एक मार्मिक चित्रण की, उसकी वाइफ जो है वो तड़प तड़प के मर रही है, मेडिकल सिस्टम है उसके कारण। अब उसने वहां से कोई चीज ली, या किस तरीके का क्राइम हो रहा है उसमें कोई पर्टिकुलर चीज उठाई, स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, वातावरण के अंदर कौन सी चीज, आपका लोभ है वो कहां तक आपको लेके जा सकता है।
भाई फिल्मों के अंदर यही तो कोई कोशिश करते हैं, ये वाला पार्ट लेके आए, कोई कहता है ये वाली चीज मैं इसके अंदर लेके आऊं कि हमारी शिक्षा में ये हो रहा है, हमारे जो वाणिज्यिक व्यवस्था है उसके अंदर ये हो रहा है, ये तो करते ही है ना। उनसे अपनी पुस्तक बना लेते हैं। एक पुस्तक लिखने के 100 तरीके हैं। 100 मतलब ये नहीं ये गिनती बता रहे हैं, मतलब सैकड़ों तरीके हैं, इनफैक्ट हजारों तरीके हैं। किंतु निसंदेह कुछ लेखक शुरू से अंत तक सभी चीजों की कल्पना करते हैं। वह सब उनके दिमाग में से आता है और वे अपनी संपूर्ण कथा भौतिक रूप से देखी हुई किसी भी चीज के सहारे के बिना गढ़ लेते हैं। यह वास्तव में कल्पना है। किंतु जैसा कि मैं कहती हूं, यदि वे बहुत सशक्त हैं और उनके अंदर सर्जन की भारी क्षमता है, तो यह संभव है कि एक न एक दिन ऐसा भौतिक मनुष्य आएगा जो उनके सृजन को मूर्त करेगा। यह भी सच है। मतलब आप ये सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, हम पढ़ के भी गए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर कला का महत्व। मान लीजिए किसी कलाकार ने ऐसी कोई मूर्ति, ऐसा कोई फेस तैयार कर दिया जो इस संस्कृति के अंदर है था नहीं पहले। उसने एक अलग कल्पना करके भी भगवान कृष्ण की सबसे पहले किसी ने मूर्ति बनाई। हालांकि दूसरा कहता आप फोटो थोड़ी लेके आए थे, वो एक दूसरी बात है। खैर, क्योंकि वो खुद अपना चित्रण हमारे मन में डालते हैं, इसलिए हम कल्पना कर पाते हैं। कल्पना भी इसका मतलब ये है कि कोई चीज वजूद में है, इसलिए हम उसको कल्पना कर पाते हैं। अगर वो न होती तो हम कल्पना नहीं कर पाते। और यदि हमारी कल्पना में वो आ जाती है तो समय देर सवेर वो मूर्त रूप प्राप्त कर सकती है, करेगी, यदि एक कल्पना के अंदर नेसेसरी पावर हो तो यदि कोई कलाकार कोई ऐसा चेहरा जो इस पूरी संस्कृति में आज तक नहीं था, उसकी कल्पना करके उसने निर्माण कर दिया, धीरे धीरे आप पाएंगे कुछ दशकों में या कुछ शताब्दियों के अंदर पूरी संस्कृति के चेहरे बदल गए। अब ये तो कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए कितना इसका एक जबरदस्त प्रभाव है। कल्पना शक्ति क्या कर सकती है भाई, वास्तव में तो कल्पना ही करती है। जितना भी काम जीवन में कर रही है, अगर आपकी कल्पना कुंद है तो आप अच्छा व्यापार भी नहीं कर सकते। आप एक पशुतुल्य जीवन उसी दायरे के अंदर घूमते रहेंगे यदि कल्पना नहीं है तो। कल्पना का कार्य, उसका उपयोग क्या है। अच्छा, यहां तक तो ठीक बात समझ में आ रही है शब्या जी, गौरव, रविकांत जी। फिर इसके अंदर आगे चलते हैं अपन। ये तो हमने कभी इस तरीके से सोचा समझा ही नहीं, ये तो गंभीर बात आ रही है। समझ रहे हैं भैया। आगे चलते हैं इसके अंदर। क्यों गौरव, ठीक है ना? हाँ कभी हाँ भैया आ रहे हैं। कल्पना बहुत हाँ महत्वपूर्ण चीज भैया। है। बहुत हाँ जी बहुत रविकांत जी। कल्पना बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस हिसाब से। हाँ, इस हमने कल्पना भी नहीं करी थी इस तरीके की पहले। या कभी सोचे ही नहीं इस बारे में। हाँ, तो आगे चलते हैं इसके अंदर। कल्पना का कार्य मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है, क्या कार्य करती है, इसका उपयोग क्या है। जैसा कि मैंने कहा, यदि व्यक्ति उसका उपयोग करना जाने तो वह अपने लिए अपने आंतरिक और बाह्य जीवन की रचना कर सकता है। मतलब आप अपने आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन की रचना कर सकते हैं यदि आप जानते हो, और इनफैक्ट करते हैं। हम ऐसी ऐसी बुरी बातों की कल्पना करते रहते हैं, आशंकाएं रहती है कल को ऐसा नहीं हो जाए। जैसे एक जने को ये शक्ति दे दी, पहले वो बैठा था कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, तो एक जिन्न आया और उसको कहा हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब वो 2 मिनट नहीं बीते उसके बाद में वो तो कांपने लग गया इस शक्ति से कि भी कल्पना हमारी जिस तरीके की है, यदि वो फुलफिल हो जाए, भाई जगत के अंदर इतनी विशृंखलता क्यों है। आपकी खुद की इतनी कल्पनाएं हैं, एक कल्पना ही दूसरे का खंडन करती है। एक व्यक्ति के अंदर ही अपने आप का अंतर्विरोध इतना है, कहता एक है, एस्पिरेशंस कुछ है, कल्पनाएं कुछ आ जाती हैं। भाई मैं जा रहा हूं, कल को ऐसा कुछ ना हो जाए। आप ही देखते हैं कि कितनी कितनी चीजें हमारे अंदर हैं। तो हमारा बाह्य जीवन इतना ऐसा क्यों है, हम खुद उसके कारण हैं। हम ऐसी ऐसी चीजों की कल्पनाएं करते हैं, भाई कल आने वाला समय तो देखो रोग ही रोग का भरा हुआ है।
आने वाला समय तो इस तरीके का है। फिर आपको मेडिकल साइंस आपके कान में धीरे धीरे फुसफुसाती है, देखो अब तो 30 के हो गए, अब आपकी हड्डियां जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, अब तो धीरे धीरे आपके बाल सफेद होना आवश्यक है ही। कंपनियों ने आपके कान में फुसफुसा दिया, आपके जो भय हैं उनको, वो जानती है आपके भय को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उनको तो अपना सामान बेचना है। तो आपके जो निम्न से निम्न भय है, आशंकाएं हैं, घृणा है, क्रोध है, कामनाएं हैं, वो सारे को उभार के लाके व्यापार अपना कार्य सिद्ध करता है। और हम सारे समय अपने भयों के अंदर, अरे कल को पता नहीं क्या होगा। तो बाह्य जीवन हमारा इसी इसी कारण जिस तरीके का है, क्या सुंदरता है उसके अंदर। किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो भी मन के अंदर ये होता है, यार ये बातें तो अच्छी कर रहा है, अभी लग तो अच्छा रहा है, पर जीवन में अभी तक तो मेरे को धोखे ही धोखे मिले हैं। तो इससे मेरा व्यवहार खराब न हो या अच्छा ही रहे, तो एक एक लाइन बीच की ड्रॉ कर लेते हैं, एक बीच में तय कर लेते हैं कि भाई साहब देखो, अपन लंबी दूरी तय करें, इसके लिए हम ये नियम कर लेते हैं। दोनों समझते हैं इस चीज को, दोनों समझदार हैं, तो भी ये कहते हैं कि हम दोनों के ही ऐसे अनुभव रहे, तो हम नहीं चाहते, हम मित्रवत व्यवहार रखना चाहते हैं। तो अच्छा रहे कि हम अपना अपना दायरा समझ लें। मैं आपके दायरे के अंदर प्रवेश नहीं करूं, आप मेरे वाले में, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति तो उससे आगे जाती नहीं ना, क्योंकि आपने कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं। तो आपके जीवन में कभी आप मित्रवत खुल के व्यवहार किसी से कर नहीं पाते, और बाहरी जीवन हमारा जैसा है वो देख लो। भय है, क्रोध है, घृणा है, किसी से डाह है, यूं चिंता है, हमारा बाहरी जीवन इन्हीं का बना हुआ है। आंतरिक जीवन में हमारा कोई प्रवेश है नहीं विशेष। तो यदि आप उपयोग इसका करना जाने तो आप इसकी रचना कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, इसके ऊपर किसने ताला लगा रखा है? ये तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी कर सकता है। आप बाहरी रूप से कैद में हो तो भी कर सकते हो, बाहरी रूप से बिल्कुल एकदम उन्मुक्त तरीके से बैठे हो जहां आपको कोई छेड़ने वाला नहीं हो तो भी कर सकते हो। पर ये तो विकसित है ही नहीं। हमारी सत्ता की जो लेयर्स हैं वो तो सुप्त पड़ी हैं। कल्पना क्या कर लोगे आप? अगर आप रोज बैठ के भी कल्पना की कोशिश भी करो, कितनी कल्पना कर सकते हैं? इसीलिए ये आपके इतनी पोटेंट चीज है, इतनी पावरफुल चीज है, आपकी आंतरिक और बाह्य जीवन की रचना कर सकती है, निर्माण कर देगी उसका। अपनी कल्पना के द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकता है, यदि वह उसका उपयोग करना जाने और उसमें एक शक्ति हो। इसलिए जब श्री अरविंद की माँ की वाणी हम पढ़ते हैं और जब इसके पंख खुलते हैं हमारी कल्पना के, तो देखो जगत कितना हमको लिबरेशन क्यों महसूस होता है, जीवन में आशा क्यों महसूस होती है, ये बताइए। बाहरी स्थितियां तो वैसी की वैसी हैं, ये साहित्य पढ़ने के बाद भी क्यों ऐसा लगता है अरे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अब रहस्य समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बंधे हुए पंख हैं आत्मा के, वो श्री अरविंद का एक वाक्य खोल देता है। वो आपकी कल्पना नहीं, आपकी सोचो, ये बात तो कल्पना के साथ है। और कितनी कितनी शक्तियां हमारे अंदर हैं, उनके पंख अगर हमारे गुरु खोल देते हो तो हम इनफ धन्यवाद नहीं दे सकते उनको। अगर ये कहें कि आजीवन हम आपके गुलाम बन के रहें तो भी कोई उनके ऊपर हमारा एहसान नहीं है, क्योंकि हमारी सारी संभावनाओं को खोल रहे हैं। यदि वो हमारे जीवन में न हो तो ये है हमारी स्थिति। आपकी कल्पना शक्ति ही एक बिल्कुल पिंजरे में कैद की जैसे है, जो पिंजरे से बाहर जा ही नहीं सकती। आप पूरे विश्व में या आपके पूरे देश के अंदर आपकी चेन्स हैं ऐसी, कोई भी आपकी कंपनी की अलग 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 ब्रांच है, या आप सीईओ हैं ऐसी कंपनी के, जो आप माइक्रोसॉफ्ट के या इसके उसके, फिर भी आपकी कल्पना क्या है? उसकी वैसी ही उड़ान है जैसे रामकृष्ण जी कहते हैं कि चील की या बाज की बड़ी ऊंची उड़ान है तो भी नजर उसकी चुईया के ऊपर है। तो अल्टीमेटली आपकी नजर तो, कल्पना शक्ति तो बंधी हुई है उस चुईया से। तो आप कितने भी आपका व्यापक प्रभाव हो जी, ये तो जो प्रधानमंत्री हैं या ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या इसके यहाँ के ये हैं वो हैं, नजर कुल मिला के वहां है, तो इसका मतलब कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं है अभी। आप कितना भी प्रभावशील आपको लगते हो, पर वो कल्पना बंधी हुई है, क्योंकि मुद्दा उसका वही है, आपका बीइंग छोटा सा, कि मेरे को क्या मिल जाए। तो इसका मतलब कल्पना अभी भी उसके पंख कतरे में।
वस्तुतः यह सृजन करने का, दुनिया में चीजों को आकार देने का एक प्रारंभिक तरीका है। इसी से चीजें शुरू होती हैं। मैंने सदा ही यह अनुभव किया है कि यदि व्यक्ति में कल्पना की क्षमता न हो तो वह कोई प्रगति नहीं करेगा। तुम्हारी कल्पना सदा ही तुम्हारे जीवन के आगे चली जाती है। भाई, वर्तमान जीवन की कल्पना क्या करोगे? मैं इसकी कल्पना करूँ कि मैं 12:30 बजे भोजन करूंगा, अब ये कोई कल्पना थोड़ी है, ये कल्पना नहीं है। कल्पना कि मेरे जीवन के अंदर मैं ये चीजें चरितार्थ करूंगा। माँ का कार्य इस तरीके से अनफोल्ड करेगा अपने आप को। जीवन में यही चीजें नहीं, भारत की ये नियति है, तो मैं ये कल्पना करूं कि किस तरीके से चीजें होंगी। आज जो जैसी स्थितियां दिख रही हैं उस तरीके की न हो कि भारत अपना गौरव वापस प्राप्त करे। जैसा कि श्री अरविंद कह रहे हैं, उनके जो 5 स्वप्न थे, वो तो आप जानते ही हैं क्या क्या स्वप्न थे। वो जब चरितार्थ हों उसकी अगर कल्पना करें, क्यों न करें भाई, और उनको हम वास्तव में जीवन में क्यों न उतार लाएं। तो तुम्हारी कल्पना सदा ही तुम्हारे जीवन के आगे चली जाती है। अब वर्तमान में मैं बैठा हूं, उसमें क्या कल्पना करूं? पर हम कल्पना क्या करेंगे, अब कुछ वर्षों में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद में मेरी ये जो भौतिक जो इंद्रियां हैं या क्षमताएं हैं वो भी क्षीण हो जाएंगी। ये भी कल्पना कर सकते हो। और ऐसी ही कल्पनाएं, ऐसी दुश्चिंताओं से आदमी घिरा रहता है। फिर सारे दिन आपको बम्बार्डमेंट आपके ऊपर है। समय रहते इस तरीके की LIC ले लीजिए, समय रहते इस तरीके की आप अपना जो है पूरा एक खाका जचा लीजिए कि बाद के अंदर पूरा मौज में रहें। और मौज का मतलब वो बताते ही हैं आपको। मौज का अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाएं देख लीजिए, वो मौज की परिभाषाएं उनकी। तो वास्तव में थोड़ा सा भी कोई कल्चर्ड व्यक्ति है वो कहेगा यार ये कर क्या रहे हैं, ये इसका मौज से क्या संबंध है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो चीजें निर्मित हो गई, यदि उनको ये बता दे कि आपका बुढ़ापा शांति से गुजरेगा, हम तो कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखते जो बिल्कुल निठल्ला बैठा हो। लास्ट तक भी वो कुछ ना कुछ नहीं तो क्रिएट होती है ऐसी चीजें, ऐसी बातें हो पाती यहाँ। पर सारी चीजें आपकी कल्पना ने या आपके जो जो लोअर प्रकृति है उसने कैसे आपकी कल्पना को भी ढक रखा है। इस समय देख लो आप, इस दृष्टिकोण से जब आप बारीकी से देखेंगे तब आप पाएंगे अरे ये तो सारे के अंदर ये क्या हो रहा है। करने का काम तो ये है कि अब माँ की शिक्षा का प्रचार बिल्कुल निर्भीक तरीके से किया जाए। वो ही एक जीवन में आशा है हमारे अपने। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं सामूहिक रूप से तो उसमें, नहीं तो कोई आशा ही नहीं है। क्या आशा है? जब तुम अपने बारे में सोचते हो तो प्राय तुम जो बनना चाहते हो उसकी कल्पना करते हो, है ना? और यह चीज आगे बढ़ती है, फिर तुम अनुसरण करते हो। मतलब तुमने आगे कल्पना करी, उसके पीछे पीछे चल दिए, फिर वह आगे बढ़ती जाती है और तुम पीछे पीछे चलते जाते हो। कल्पना तुम्हारे लिए उपलब्धि का पथ खोल देती है। जो लोग कल्पनाशील नहीं हैं उन्हें आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। वे बस उतना ही देखते हैं जितना कि उनकी नाक की सीध में हो। वे बस वही अनुभव करते हैं जो वे क्षण क्षण में होते हैं। मतलब पशु हैं वो बेसिकली कुल में, उनको कोई कल्पना नहीं है नाक की सीध के अंदर भी क्या करें। सब लोग नौकरी के अंदर, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि CA का बड़ा क्रेज है, एक समय है कि MBA का बड़ा है, एक समय ये है कि ये का मेडिकल का बहुत है, एक समय ये है कि ये वाले का बड़ा जबरदस्त है। तो नाक की सीध का मतलब, और उसके अंदर जब आप पारंगत हो जाते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं तो टॉप मोस्ट हो गया दुनिया का। तो आप बेसिकली आपका जो नाक की सीध का दायरा है, दृष्टि आपकी बड़ी छोटी है। आज आपको न्यूज के अंदर एक चीज परोस दी गई, अब आपको लगता है मैं तो बड़ा एकदम, देखो करंट जीवन के अंदर मेरे को सारी चीजों का पता है, सब चीजें मैं जानता हूं। अरे जानते क्या हो, आपको परिप्रेक्ष्य नहीं पता। देखना कैसे चाहिए। सारे इतिहासकार भी मिलके भारतीय संस्कृति क्या थी श्री अरविंद एक वाक्य में बता देते हैं। वो सारा इतिहास पढ़ लो, चाहे पूरी की पूरी बड़ी विशाल लाइब्रेरी भी आप पढ़ लो, आपको एक पैराग्राफ जो श्री अरविंद ने बता दिया वो परिप्रेक्ष्य नहीं आता, वो आप जान ही नहीं सकते। और वे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वे तात्कालिक चीज से जकड़े रहते हैं। आपके जो तुरंत के अंदर जो चीज है आपके पास, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका खाना पीना, आपका जो आपका एक फ्रेमवर्क आपने ढांचा जचा रखा है,
वो नहीं बिगड़ जाए। और इतना प्रिकेरियसली वो जचा रहता है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। व्यापार के अंदर ऊपर नीचे चलता रहता है, परिवार में सारे समय कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ के साथ, सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है। तात्कालिक चीजें आपको जकड़े रहती हैं, कोई कल्पना नहीं है। कल्पना से डरते भी हैं आप, अरे यार इससे बाहर की कल्पना कैसे कर सकता हूं मैं। ये आपका जो व्यापार है उससे परे की कल्पना नहीं कर सकते। उसी ढर्रे पे से आप सोचते हैं कि दुकान को ऐसी बना लेंगे। अब नया ट्रेंड ऐसा चल रहा है तो थोड़ा आपके पास अगर पैसे की संभावना है, आपकी जेब आपको इजाजत देती है, तो मकान को अब थोड़ा सा इस तरीके से अपन नया डिजाइन कर लेते हैं। व्यापार में थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना थोड़ी है। इतना तो पशु आपसे बेटर करता है। मधुमक्खियां अपने क्षेत्र से बाहर जाके फिर बाद में हमेशा ही कुछ तो ऐसी हैं जो नया क्षेत्र ढूंढती रहती हैं। आप तो उतना करते ही नहीं है। मधुमक्खियों के पूरे छत्ते के अंदर उनकी कॉलोनी में एक कुछ की ड्यूटी ये होती है कि जाओ नए सोर्सेज ढूंढो। आप तो करते ही नहीं इस तरीके का। दादाजी उसी दुकान के ऊपर, उनके बेटे उसी दुकान के ऊपर, आप उसी दुकान के ऊपर। अब आप उसी लाइन को टो कर रहे हैं, या समय के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, भाई इसमें व्यापार में अब थोड़ा नुकसान हो गया, या आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, या आप ज्यादा आलसी हैं, तो दादाजी के ये काम ठीक नहीं थे, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। या आपकी परिस्थितियां इस तरीके की, भी क्या करें, अब जो ये वाली दुकान थी वो तो जो बंटवारे में मेरे इनके पास चली गई। तो कुल मिला के आप उसी ढर्रे के अंदर जो पशु की रस्सी जितनी खोल रखी है उतने में आप चरते हैं। आपका थोड़ा सा बस उसमें फर्क किस चीज का, आप कहते हैं भी वैरायटी है जीवन में, तो वैरायटी इतनी है कि रस्सी आपकी जितनी खोल रखी है, एक एरिया चर लेते हो, फिर थोड़ा सा दूसरी जगह जाते हो तो वो चर लेते हो। ये वैरायटी है जीवन की। आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो उसके अंदर भी उतनी वैरायटी है। सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन में, उसमें थोड़ी सी रस्सी मान लीजिए आपकी थोड़ी सी और ढीली कर दी। उसमें आपको, क्योंकि चरागाह इतना बड़ा है कि बाय द टाइम आप वापस घूम के वहीं चरने के लिए आते हो तो घास थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो आपको लगता है हाँ मैं तो वैरायटी, उस व्यक्ति से बैठे वैरायटी है मेरे पास। ठीक ही बात है। आपकी रस्सी थोड़ी सी छोटी है तो आप जब चर के वापस उसी स्थान पे घूम के आते हो तो घास उतनी बड़ी नहीं होती। आध्यात्मिक जीवन, जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन है, उसके अंदर थोड़ी सी और आपका चरागाह बड़ा हो जाता है। तो आपको लगता है हाँ इसके अंदर तो देखो सीजन अलग अलग आते हैं, उसमें ये नई नई घास भी आती है। कुल मिला के हो आप उसी दायरे के अंदर, उसको कोई तोड़ नहीं रहा। आज भी हम सो कॉल्ड जितने भी ये बाबा देख रहे हैं और देख रहे हैं, वो कोई नवीनता नहीं लेके आ रहे। श्री अरविंद की बात समझ नहीं आती, नई और कोई चीज नजर नहीं आती। तो ये बाबा हैं वही काम, इसीलिए कोई चीज दे नहीं पा रहे। इनका कोई प्रभाव नहीं है। इनको कहते हैं भी आप तो बाबा रहो, राजनीति में आपका क्या मतलब है, आप व्यापार के अंदर आपका क्या मतलब है। तो बाबा हैं या तो व्यापारी बन रहे हैं, उनका अच्छा व्यापार बेटर और चल रहा है, सामान्य व्यापारी है उससे बेटर व्यापार चल रहा है। तो वहां भी कोई नवीनता नजर नहीं आ रही। बस ये है कि आपका रस्सा थोड़ा सा बढ़ गया। बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि तुम कल्पना किस कहते किसे हो। बहरहाल अब ये प्रश्न किया, वैज्ञानिकों में कल्पना होती होगी। बच्चे ने प्रश्न किया क्योंकि माँ की वाणी चल रही है ये सारी की सारी, तो माँ कह रही है ढेर सारी, अन्यथा वे किसी चीज की खोज न कर पाएंगे। वस्तुतः जिसे कल्पना कहते हैं वह अपने आप को उपलब्ध या अनुभूत वस्तुओं से बाहर उपलब्ध की जा सकने वाली चीजों की ओर प्रक्षिप्त करने की क्षमता है, और फिर प्रक्षेपण के द्वारा उन्हें खींच लेना है। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। कल्पना किसको कहते हैं कि जो उपलब्ध या अनुभूत जो चीज है आपको उपलब्ध हो चुकी है या अनुभव के अंदर आ चुकी है, उन वस्तुओं से बाहर कोई चीज हो, उस क्षेत्र से बाहर। अरे भी उपलब्ध हो चुकी या अनुभूत हो चुकी, वो ही चीज आप कर रहे हो, तो कल्पना कहाँ है? वो कल्पना नहीं है। हम कल्पना कर रहे हैं हम चांद के ऊपर जाएंगे, ये कल्पना नहीं है। अब ये वास्तविक कल्पना, मतलब मूलभूत नई कोई नवीन कल्पना नहीं है। ये चरितार्थता के दायरे में है। या इसी को परिवर्तित करके कोई लंबी कल्पना आप कर लो, मैं एक ऐसा बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा, आपके लिए कल्पना हो सकती है। हाँ, आपकी उपलब्धि और अनुभूति के क्षेत्र से बाहर है तो आपके लिए तो कल्पना है, पर मूलभूत कोई नई कल्पना नहीं है ये। हाँ, आप अपने आप के लिए कल्पना कह सकते हैं कि मैं एक इतना विशाल कोई ऐसा बनाऊंगा। हाँ, मैं कोई ऐसे स्थान का निर्माण, जैसे आश्रम का जो इस माने
प्रतिष्ठापन किया ऐसे आधार के ऊपर जहां कोई व्यापार के आधार पे नहीं, कोई अपने ईगो के आधार पे नहीं, जहां बाहरी जितनी भी प्रतिबद्धताएं हैं उनको छोड़ के व्यक्ति बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से परमात्मा की ओर, अपने आत्मा के अंदर उसकी जो एस्पिरेशन है, माँ कह रही है बचपन से मेरे को एक ऐसी एस्पिरेशन थी कि मैं एक ऐसा स्थान कोई मैं क्रिएट करूं, ये कल्पना है। और मेरे जीवन के एक अमुक पड़ाव पे जब मेरे को नेसेसरी साधन संसाधन मिले तो आश्रम की उन्होंने स्थापना करी। तो इसलिए वो जो चीज ऑपरेट कर रही है वो कोई भौतिक नहीं है। माँ ने जिस आश्रम की स्थापना करी कोई भौतिक चीज थोड़ी है, वो कल्पना है। हम देख के भी यदि देखें तो माँ की क्रिया भी हमको लगती है भी ये भी तो सामान्य व्यक्ति की क्रिया है, पर नहीं है वो। वहां तक उसकी क्रिया को देख के भी हमारी कल्पना नहीं जाती। तो जिसे कल्पना कहते हैं वो क्या है? उपलब्ध या अनुभूत वस्तुओं से बाहर जो उपलब्ध की जा सकने वाली चीजों की ओर प्रक्षिप्त करने की, आपने अपने आप को वहां फेंका और उसको प्रक्षिप्त करने के बाद संभावना में खींच लिया आपने, प्रक्षेपण के द्वारा उन्हें खींच लेना। आपने कहीं आपकी फेंकी कोई चीज और वहां से उसको पकड़ के आप ले आए। इस आधार पे जब देखेंगे तो कल्पना वास्तव में हम वहां कोई नेसेसरी अपना कोई भी, सपोज मैंने धागा फेंका, कोई डोरी फेंकी और वहां से कोई संभावनाएं खींच लाया, तो हम जो भी कल्पनाएं करेंगे कितनी भी विशाल करें तो भी इन्हीं मायनों में, इन्हीं दायरों में जो आज हमको उपलब्ध है उनसे बाहर हम नहीं जाते। पर जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, माँ ने, श्री अरविंद ने जितने भी काम किए वो सब आज तक मनुष्य जाति ने कभी भी कोई कल्पना की हो, उनके एक्सप्लेन करने के बाद, विवेचन करने के बाद, प्रकट करने के बाद तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे। सावित्री में उन्होंने जो बात करी, मतलब जो जो ग्रंथों के अंदर वो लिख के सारी चीज गए हैं उनको हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो नई करना तो छोड़ो। इसीलिए जब हम बारीकी से इनका अध्ययन करते हैं तो ये आपकी जो अंदर जो बांध रखा है आपकी चीजों को, आपकी अंतरात्मा को, उसके पंख खोल देता है। आपकी कल्पना की उड़ान वहां तक खोल देता है जहां तक आप व्यक्तिगत क्या, आपकी पूरी मनुष्य जाति वहां तक की कल्पना नहीं कर सकती थी, वहां तक आप जा सकते हो। स्पष्ट है कि व्यक्ति में प्रगतिशील और प्रतिगामी कल्पनाएं होती हैं। ऐसे लोग होते जो हमेशा सभी संभव अनर्थों की कल्पना करते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया, और दुर्भाग्यवश उनके पास उन्हें ले आने की शक्ति भी होती है। मतलब आप जिस चीज की आशंका करते हैं वह एक प्रकार का एंटीना है जो किसी ऐसे जगत में जाता है जो अभी तक उपलब्ध या चरितार्थ नहीं किया गया है, वहां से वह कोई संकेत या कोई चीज पकड़ता है और उसे यहां खींच लाता है। अब देख लो आपका एंटीना कौन से क्षेत्र में खुला हुआ है, कौन सी चीज आप लाना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पोटेंट चीज है। आप अपने जीवन का कुछ भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर तो कोई रोक थोड़ी है। आप अगर ये कल्पना करें कि आप माँ के बिल्कुल अबोध बालक बन चुके हैं, बिल्कुल निर्मल, आप उनके अनन्य रूप से उनके बालक बन चुके हैं, ये कौन रोकता है आपको? ये विचार भी अपने आप में कितना सुखद है, देखिए। तब स्वाभाविक रूप से ये पृथ्वी के वातावरण में एक नई वृद्धि होगी, तो इस वातावरण में कोई नई चीज आएगी। अब मैं वही चीज को देख लूं कि मैं एक ऐसी एक सुंदर चीज की कल्पना करता हूं, हालांकि हमारी कल्पनाएं आप देखोगे उसमें हमारी कामनाएं घुस जाती हैं, हमारे भय घुस जाते हैं। आप अच्छी कल्पना कर ही नहीं सकते। सामान्य चीज की भी आप अच्छी कल्पना नहीं कर सकते अगर आप कोशिश करके देखो। और ये चीजें अभिव्यक्ति की ओर प्रवृत्त होती हैं, अभिव्यक्त करना चाहती हैं। आप जैसे ही कोई कल्पना करोगे, यह एक ऐसा यंत्र है जिसे अनुशासित किया जा सकता है, इच्छानुसार उपयोग में लाया जा सकता है। व्यक्ति उसे अनुशासित, किसी निश्चित दिशा में निर्देशित, उसकी ओर प्रवृत्त कर सकता है। तो आप माँ के कार्य की ओर इसको क्यों नहीं नियोजित कर सकते? आपकी कल्पना उसमें लगाओ, आपकी सारी कल्पना शक्ति इसमें। अब इसमें तो कौन रोक रहा है आपको? आप यात्रा कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, आप काम कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, बैठे हैं तो भी लगा सकते हैं, सोए हैं तो भी लगा सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? यह एक ऐसी योग्यता है जिसे व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है और उपयोग आने योग्य बना सकता है, अर्थात किन्हीं सुनिश्चित प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कर सकता है। ये हम पूरा करेंगे इसके ऊपर, कल्पना के ऊपर। तो एक एक चीज मैं ये चाहूंगा कि हम इसको कंप्लीट करते चलें,
एक एक जो शब्द आता है, जहां जहां श्री अरविंद ने माँ ने जो कहा है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में, और फिर मेन फ्रेम में आके कि विज्ञान चतुष्टय के अंदर जब ये दिया है, अब इसकी पिक्चर क्या बनती है। अभी तो यूं कल्पना कह दिया, या ये एक एक चीज जो श्री अरविंद कह रहे हैं अष्ट सिद्धि है, या ये वाली बात है त्रिकाल दृष्टि है, जब इन सारी चीजों को डिटेल्स को हम समझेंगे तो एक आइडिया आएगा कि ये जो बात कह रहे हैं इससे जो पिक्चर निकल के आ रही है ये तो बड़ी गंभीर है, ये तो बहुत जबरदस्त पिक्चर है भाई। कल हम इसको फिर से चालू रखेंगे। इसमें कोई बात रविकांत जी? नहीं, बहुत आसान है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, पर ये करना कितना मुश्किल है, ये बात तो ठीक है, ये करना लगभग असंभव है, पर हाँ एक हमको एक दिशा मिल गई। हाँ ये ऐसी भी चीज है। हाँ जी शब्या जी। ये आप लास्ट में जो बोले कि आप कल्पना में, जब हम कल्पना करने लगते हैं तो उसमें चुपके से कामना भी घुस जाती है, तो उससे कैसे छुटकारा मिले, हाँ वो तो करके कैसे उसको पहचाने। वो तो बाद की बात है, पर ये आप देख सकते हो कि आप कल्पना करने बैठते हैं तो उसमें आपके हाँ, भय, वो तो है। आशंकाएं, दुश्चिंताएं ये प्रवेश करती हैं। अच्छी कल्पना कर ही नहीं सकते हम, ये तो ट्राई कर लो। इसलिए ये एक अभ्यास की चीज है कि हमारी कल्पना हम केंद्रित करें महाश्री अरविंद के ऊपर, बस। इसमें कल हम इसको और पकड़ते हैं, ये आपके हाँ, पास है। इसको थोड़ा थोड़ा और ये करिएगा भैया, ये बहुत मैंने अलग ही चीज मिला है। हम लोग हाँ कल्पना में उसको भी नहीं कल्पना करते हैं, हाँ, ये यही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल उस तरह से नहीं खुलता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है भैया। हाँ ये पुस्तक आपके पास है, मैंने आपको पेश। है, अब इसमें पढ़ने में आनंद आएगा, आप जी समझेंगे कि ये क्या। हाँ, ये सारी पुस्तकें बड़ी गंभीर है जी। ये इतनी सरल नहीं है। आप इनको जगह जगह जितना आप पहुंचा सकते हैं लोगों के पास इतना पहुंचाइए, इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ हम यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां।